अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज जिनसे आपकी इस वीकेंड पे मुलाकात हो रही है वो शख्सियत है, पहले आप उन्हें एक अलग रूप में देखते थे, आज एक अलग रूप में देखेंगे। और ये सिर्फ आज अलग रूप नहीं, कुछ अरसे से इनका अलग रूप आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है कहानी, इस एपिसोड में आप देख पाएंगे। लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि कौन है ये। यानी आप अब जानेंगे कि किन की बात कर रही हूँ मैं, और ये चेंज कैसे आया, ट्रांजिशन का मकसद क्या है, क्यों हुआ ये सब कुछ। लेट्स गो। अब आपने देख ही लिया मैं किसकी बात कर रही हूँ, खावर रियाज। अस्सलाम वालेकुम खावर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आपने बिल्कुल मेरे घर में जो इस पर कलर चल रहे हैं, मतलब बड़े सटल से और चौकी इफेक्ट, उसी तरह के ऑफ वाइट के कपड़े पहने हुए। बिल्कुल, लेकिन एक चीज ने मुझे सेव कर लिया आपके इस रंगीन सोफे में। अच्छा। क्योंकि वरना मैं ब्लेंड हो जाती सो थोड़ा सा कंट्रास्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली, कंट्रास्ट इसने मेरी मदद कर दी है। बहरहाल खावर, बहुत मजा आ रहा है जगह को देखने में। आई एम श्योर जो लोग ये शो देख रहे हैं वो भी देखना चाहते हैं कि ये जगह आखिर है कैसी। वो हम देख पाएंगे लेकिन थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले तो मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। उसका रीजन पूछिए आप मुझसे। आज आप पूछिए। जी बताएं। वो इसीलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत साल पहले भी मिलती रही हूँ और अब आपके बारे में कुछ तब्दीलियों के बारे में सुना। नया पाकिस्तान तो आ गया, लेकिन उसमें आपने भी बड़ी नई चीजें कर दी अपने आप को, अपनी जिंदगी में। ये चेंजेस क्या है? फैशन, फोटोग्राफी, स्टाइलिंग, मॉडलिंग एजेंसी, इससे काफी ज्यादा ट्रांजिशन नजर आ रही है आपकी जिंदगी में। खावर, क्या है ये ट्रांजिशन? वो है एज अ पर्सन। जब आप अपने आप को तब्दील करते हैं तो आपके वो जो पूरा एक माहौल होता है उसमें आपको चेंजेस नजर आने लग जाती हैं। बज़ाहिर देखने में मैं लोगों को बहुत सादा नजर आता हूँ, लेकिन जो इर्द-गिर्द का माहौल है वो डिपिक्ट करता है किसी भी पर्सनैलिटी को, कि आप हैं क्या, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, और आप किस सिमत को चल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप अपने माहौल से पहचाने जाते हैं, ना कि अपने पहनावे से। ये अंगूठियां आपने पहनी हुई इतनी सारी, पहले तो आप नहीं ये पहनते थे। मैं तो टोपी भी पहनी हुई टोपी भी पहनी हुई, अंगूठियां भी पहनी हुई है। क्या हो रहा है? लेकिन दाढ़ी नहीं रखी हुई। हाँ, दाढ़ी नहीं रखी। हाँ, अच्छा, खैर वज़ाकता का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो दिल की बात होती है, दिल के मामले होते हैं। मैं असल में जब आप बहुत ज़्यादा रियलिटी में जाते हैं, जाते और अब सेल्फ डिस्कवरी पे निकलते हैं, तो एक इंसान गिरता, दूसरा गिरता, तीसरा गिरता, चौथा गिरता, पांचवा गिरता, फिर आखिर में पता चलता है कि नहीं, ये सब झूठ है। असल जो ताकत है वो रब की ताकत है, यानी मजाजी इश्क से लेकर इश्क हकीकी का सफ़र। और वो एक्सपेक्टेशन वो होती है जो हर तरह से पूरी होती है। हमने अल्लाह को सिर्फ ख्वाहिशात मनवाने के लिए रखा हुआ है। हमने कभी रब से इश्क नहीं किया। हम नमाज तो पढ़ते हैं, पर वो सजदे हमारे टकरों की तरह होते हैं, लेकिन हमने नमाज इश्क नहीं पढ़ी। इश्क की कैफियत में जो इबादत होती है उसमें दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। मेरी अक्सर दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। मतलब मैं हैरान और मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो इश्क में अल्लाह की तरफ राब्ता करता है बगैर किसी लालच के, और सिर्फ दूसरों के लिए दुआ करता है, तो समझे आपकी अपनी दुआ भी कबूल हो गई। जब आप किसी क्रिएटर की क्रिएशन से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला अल्लाह के नज़दीक होने का। अच्छा, लेकिन ये चेंज आया कब एग्जैक्टली, कितने अरसे पहले आपके? अच्छा, असल पॉइंट ये है मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया, मैंने उनके बारे में बड़ा सुना हुआ था। कब की बात है ये दिसंबर की बात है, पिछले साल की। पिछले साल? जी, सर्दियों की बात है। तो मैं कुछ थोड़ा सा अजीब, कोई परेशान सा था, कंफ्यूज था अपनी लाइफ के बारे में, और मेरे हर चीज़ रुकी पड़ी थी। मतलब यूँ लगता था जैसे मेरे हर चीज़ में लॉक लग गया हुआ है, काम नहीं सही हो रहे, हर चीज़ उल्टी होती जा रही है और लोग मुझसे नाराज़ होने लग गए। हालांकि मेरी नीयत हमेशा साफ रहती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खपने लग गया और मिसमैनेजमेंट बहुत होने लग गई। फिर तंग आके मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे जब गौर से ऊपर नीचे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किस तरफ चल पड़े हैं, आपका रास्ता ये नहीं, आपका रास्ता तो दरवेशी वाला है। फिर उन्होंने मुझे मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं ये जो हमारे यहाँ दाता की नगरी है लाहौर, यहाँ पर सबसे बड़ा जो दरबार है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का है, वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके इबादत करें। और स्पेशली एक दिन वो रखा, फिर हज़रत बाबा शाह जमाल की तरफ मुझे भेजा। तो मैंने वहाँ जाके हाज़िरी देना शुरू की, लेकिन शुरू में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था ये सब कुछ अजीब है।
लेकिन जब मैंने उनके बयानात पढ़े इन शख्सियात के बारे में और जिस तरह से उन्होंने स्पीच में उन शख्सियात को खोला और उनका जो पूरा प्रोसेस था वली बनने का, तब मुझे समझ में आई कि हम जो आज इस खित्ते में बैठे हुए हैं, हम इन्हीं बुजुर्गों की वजह से बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बादशाह सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती, जो बादशाहत को तर्क करके जो फकीरियत में आता है वो सबसे बड़ा बादशाह होता है, क्योंकि वो रब को पा लेता है। राइट। तो इसी तरह मुझे फिर डॉक्टर साहब मिले, ये पीएचडी है, इन्होंने इस्लामिक लॉ में पीएचडी की हुई है, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। इसके अलावा वो ये स्टोन वगैरह के बारे में बताते हैं। तो आप वहमी तो नहीं होगी, वहमी होके तो स्टोन्स नहीं पहने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर वहम तो पहले होगा, अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं। अब यकीन है, जिसको यकीन होता है वो वहम में नहीं होता। अच्छा, आपके कह लीजिए उस्ताद, मैं उन्हें उस्ताद कह के रेफर करना जी जी बिल्कुल। उनका नाम है डॉक्टर जलील असलम चिश्ती निजामी। डॉक्टर साहब से बात करना क्या पॉसिबल होगा? हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मुझसे पूछें कि वो मुझे इस तरफ कैसे लेके, और मेरे अंदर उन्होंने कौन सी खासियत देखी थी जो मुझे इस तरफ ले आए। डॉक्टर साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अभी आपके बारे में इतना जिक्र हो रहा था कि मैंने खाबर से दरख्वास्त की कि क्यों ना आपसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि बहुत गहरी बातें, बहुत कह लीजिए कि अच्छी लग रही थी वो बातें, तो कुछ एक दो बातें हम भी आपसे सीख लेते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा, ये खाबर ने एक तो पहले मैं इनके अंदर बहुत तब्दीली देख रही हूँ, एक तो इन्होंने बहुत सारी अंगूठियां भी पहनी हुई है, इसका क्या मकसद होता है डॉक्टर साहब? ये तो जेमस्टोन पहने हुए इन्होंने, और जेमस्टोन का ताल्लुक पूरी एक साइंस है। इस पर पूरी यूरोप में इस पर पढ़ाया जा रहा है, पीएचडी भी करवाया जा रहा है इसके ऊपर, जेमस्टोन। और अगर स्पिरिचुअलिज्म के मुताबिक देखें तो स्पिरिचुअलिज्म में इससे जेमस्टोन का बड़ा इफेक्ट है इंसान के स्पिरिट पे, उसकी बॉडी पे। बस यूँ समझ लें कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि जैसे कोई अदर क्रीचर भी आपकी बॉडी के साथ अटैच है। और खावर साहब चूंकि सूफीज़म की तलाश में निकले हैं और अल्लाह ताला इंसानों के रास्ते बनाता है, कहीं ना कहीं भिजवा देता है इंसान को, तो बस ये इसलिए इन्होंने भी पहना है और इससे इनको काफी सुकून रहा है। ये तो आप इनसे पूछ सकती हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बयान किया डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी बताइए कि आपको खावर के अंदर क्या खास बात नजर आई कि आपको लगा कि उन्हें स्पिरिचुअलिज्म की राह पर निकल जाना चाहिए? हाँ, खावर साहब में चूंकि आर्टिस्ट बंदे हैं, तो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ सूफीज़म छुपा होता है। और खावर साहब में क्योंकि आर्टिस्ट बंदे हैं तो सूफीज़म कहीं छुपा हुआ था इनमें, और मुझे इनकी मुलाकात हो गई और मैं चूंकि सूफीज़म का स्टूडेंट हूँ तो इनको मैंने कहा कि भी आप में तो एक अलग खावर भी छुपा हुआ है, तो क्यों ना उस अलग खावर को पॉलिश किया जाए और अल्लाह की याद की तरफ लगा दिया जाए और सूफीज़म की तरफ चला जाए। तो खावर साहब ने बड़े शौक से इस तरफ आए और काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देखें, बड़े परहेजगार हो गए हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े रोजे भी रखते हैं। और अगर आप पुराना चेहरा देखें खावर साहब का और आज का चेहरा देखें तो पहले खावर रियाज में और अब के खावर रियाज में जो पुराने जानने वाले, इनको काफी जमीन आसमां का फर्क नजर आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने डॉक्टर साहब। वेल, मैं आपका सिर्फ शुक्रिया ही अदा फिलहाल कर सकती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। खावर, ये बात एक फैक्ट है कि पहले के खावर रियाज और आज के खावर रियाज में जमीन आसमान का डिफरेंस है, एंड फॉर द बेटरमेंट। लेकिन अक्सर इंसान जब तब्दील होता है तो जिंदगी में कोई ना कोई बहुत बड़ा गम लगा होता है। क्या आपको कोई गम लगा था, कोई रिग्रेट था, कोई बहुत बड़ी परेशानी थी? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का अपना एक विजुअली बहुत ग्रैंड लेवल के ऊपर एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, वो हर चीज़ को उस लेवल पे देख रहा होता है। तो वो
बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। कोई खास एक ऐसा इवेंट हुआ क्या जिंदगी में जिसने आपको कह लीजिए इनकरेज किया या पुश किया इस राह की तरफ? पहले मेरा दिल बहुत दुखता था, अब तो ऐसा लगता है जैसे स्विच ऑफ हो गया है कि कोई चीज़ आ रही जा रही, मुझे कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत है और वो सबके साथ है। सिर्फ ये होता है कि आपने उसको लेके साथ चलना होता है। पहले ये होता था कि मुझे छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती थी, महसूस हो जाती थी और मैं दिल पे लगा लेता था, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब मैंने हर चीज़ को नॉर्मल लेना शुरू किया है। हावर, आपने बहुत सारे नए चेहरे मुतारिफ कराए फैशन इंडस्ट्री में, आप गुरु मुझे माने बेसिकली जाते आप पूछ रहे हैं दुख की बात, तो मुझे चेहरों ने दुखी किया था। हैं। मैं इसी पे आने जी वाली जी जी थी बिल्कुल कि इतने नए नए चेहरे आपने मुतारिफ कराए फैशन इंडस्ट्री में, जो लोग कुछ नहीं थे वो क्या से क्या बन गए। अक्सर ये होता है आप किसी पे एहसान करें तो लोग वो एहसान भूल जाते हैं। तो फिर शर से डरना पड़ता है। हजरत अली का कौन है? आपने कितनी बार ये दुख झेला? हर दफ़ा, मतलब मेरे लिए ऐसे था जैसे मैंने हर दफ़ा एक नए हॉल में मतलब उतार के फिर एक नई दुनिया में चला गया हूँ। मॉडलिंग इंडस्ट्री में जितने नए मॉडल्स आपने मुतारिफ कराए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, कह लीजिए जिसके जहन पे ये फेम सवार ना हुआ? फेम तो खैर हर जगह कहीं ना कहीं सवार हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो मॉडलिंग में लोग आते हैं बेसिकली लूजर होते हैं। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत की बेस पर अगर आप शक्ल सूरत को अपनी ढाल बना लें तो उससे ज़्यादा जालिम कोई भी इंसान नहीं होता, और फिर वो दूसरों को तड़पाता है। फिर एक टाइम आता है वो खुद तड़पता है, क्योंकि वो चीज़ जब ढलती है तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। तो कोई मुख्तलिफ किस्म के इससे लोग जो कह लीजिए जिनके सर पे ना चढ़ा हो ये फेम? मेरा ख्याल है कि हमारा काम ये कि मैंने कभी किसी से बुरा नहीं किया। बच्चों को अपने पास लेके आया, उनको नमाज़ों पे लगाया, सुबह उनको अच्छी डाइट पे लगाया, उनको एक्सरसाइज पे लगाया। देखते देखते उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, यहाँ तक कि उनकी एजुकेशन को पॉलिश किया। कई लोग, अब मॉडल क्या होता है, एक आइटम, मतलब कोई स्टेटस तो नहीं है। स्टेटस तब बनता है कि आप उस प्रोसेस से गुजर के आगे एक्टिंग में चले गए, होस्टिंग में चले गए, या कारोबार शुरू कर दिया, या डायरेक्शन में आ गए। तो कई बच्चे ऐसे भी जिन्होंने ज़िंदगी में अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और लेकिन एक दो लोग बच्चे थे जो इस चीज़ को समझ नहीं सके, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को पाया भी। लेकिन बात ये कि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और तरह की होती थी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और लेकिन फिर ऐसा ऐसा अब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रही। अब मुझे कोई भी चीज़ तंग नहीं करती। अब कोई मेरे सामने से कोई बोलता है और बोलता चला है तो मैं बस चुप करके ऐसे देख रहा होता हूँ और वहाँ से गुजर जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक धमाका होता है। यानी अब आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता। Well, that's certainly a change. और ये वो ताकत है, इसका कोई तोड़ नहीं। आई थिंक दुनिया में सबसे बड़ी दौलत यही है। Right. थोड़ा सा अगर आप अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं इस खूबसूरत सी जगह पे, अगर वो दिखाएं। बिल्कुल ज़रूर दिखाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि उसकी जो एक एक चीज़ है उसके पीछे जो फीलिंग्स साथ जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन। राइट, लेट्स गो। एक और कमरे में आपके यहाँ पे हम आ चुके हैं, और मैं देख रही हूँ एक थीम बेस्ड घर है आप। बिल्कुल ये होना चाहिए कि आपकी हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हो। अब आपको यहाँ पे जितना भी इफेक्ट नज़र आएगा वो सारा ऑफ वाइट है, और सारा चौकी इफेक्ट नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इतना लग रहा है जैसे कोई रूइंस थे, उनको मैंने प्रिजर्व किया हुआ है। कहीं पे दीवारें जो है बिल्कुल इस तरह से रॉ हैं, और कहीं पे बिल्कुल प्लेन है। तो ये जो सारा सिलसिला ये मैंने जानबूझ के इस तरह से रखा है, क्योंकि मुझे जो एक पुरानी एंटीक मॉडर्न लुक है वो पसंद है। तो मैं जब ये मैं करता रहता था यहाँ पर अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स। मेरे लिए घर एक ऐसे जैसे एक आर्टिस्ट के लिए कैनवस होता है, वो उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पे कभी आपको नज़र आएगा तो पूरा कोई मोरक्कन सिटी बना होगा, मतलब स्प्लैश कलर्स का जो है ना पूरा स्प्लैश नज़र आएगा। और कभी आपको पूरी एक ज़ेन लुक नज़र आएगी, तो कभी आपको नज़र आएगा कि मैंने पूरा जो है वो कोई स्पेनिश विला बना दिया है, या कोई ओल्ड ग्रैनीज कंट्री साइड के जो होम्स होते हैं वो बन गए हैं। तो होम फॉर मी होम इज जस्ट लाइक अनदर पर्सन। आपने इसको एक कैनवस की तरह बाकायदा सजा दिया, जिस तरह आप अपनी तस्वीरों को सजाते आए आज तक। वैसे फोटोशूट्स का आजकल क्या सिलसिला चल रहा है, क्या सूरत हाल है? फैशन शूट उसी तरह ही चल रहे हैं, लेकिन उसका जो सिलसिला है वो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि आई एम नाउ मोर इनटू ब्राइडल मेकअप। जो मैंने शुरू किया था, लेकिन अब मैं दोबारा उस तरफ आ गया हूँ। और मैंने जितने भी मेरे अब शूट्स हैं वो सारे ब्राइडल वेयर से रिलेटेड होते हैं, ब्राइडल ज्वेलरी से रिलेटेड होते हैं, ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड होते हैं। तो क्योंकि ये एक हमारे यहाँ वो सिलसिला है जो ऑन गोइंग है, और अभी भी आप देखें जो हमारे यहाँ की औरतें वो देवदास दौर में रह रही हैं, कि वो चाहती हैं उस दिन वो उसी तरह ही तैयार हों, बहुत ज़्यादा।
आपको नहीं लगता तब्दीली आई है इस लिहाज से कि वो जो आपने देवदास मोड का खास जिक्र किया, अब उससे निकल नहीं आई खवातीन? वो निकलना चाहें भी तो इधर के लोगों को नहीं निकलने देते। वो अपनी उन चीज़ों से जुड़ी हुई है और वो एक ख़ास दिन होता है कि हर लड़की जो है वो सोचती है कि जी मैं उस दिन इस तरीके से तैयार होंगी। वो अपने दिमाग में खाका बना लेती है या उसने तस्वीरें जमा करके ले आती मेरे पास और कहती है कि हमें इस तरह का तैयार कर दें, तो फिर ज़ाहिर है क्लाइंट के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। राइट, तो आपको लगता है वो रवायत अभी तक चल रही है? अभी तक चल रही है। हम जितना मर्जी कह रहे हैं कि लेस इज मोर, वो कहेंगे नहीं मोर इज लेस। राइट, बल्कि यहाँ पे मैं आपका देख रही हूँ काम भी हो रहा है। ये मैंने एक देखें मेहंदी का, किसी ज़माने में मेहंदी बहुत सिंपल तरीके से होती थी, अब इसमें भी देखें ब्राइड ने कोई एक्स्ट्रा हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है। मतलब मेहंदी, ये फोटो शूट है आपका? हाँ जी, मेहंदी एक मतलब एक लड़की उस मेहंदी के लिए आई थी जिसको मैंने मेकअप किया था, तो उस दौरान मैं फोटो शूट भी किया था, तो इसी को हम अच्छा, ये असल ब्राइड का? असल ब्राइड, जी बिल्कुल। अच्छा, तस्वीर तो खैर बहुत खूबसूरत है ये। आपका काम होता है, हम हमेशा कह लीजिए कि मेरे लिए एक्सीलेंट। इट्स नॉट अबाउट द मेकअप और द हेयर, इट्स अबाउट, मेरे लिए होता है कि ओवरऑल स्टाइलिंग क्या करनी है। स्टाइलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग मेकअप और हेयर। आपके लिए हमेशा मेंटोर कौन रहे हैं खाबर? जब आपने इस इंडस्ट्री में एंटर किया, हर इंसान के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है हु यू लुक अप टू एंड आप उनसे सीखना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं? वैसा बनना चाहते हैं या आप हमेशा वैसा इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी होती है। मतलब आप तभी चीज़ों को रिलेट करके फिर उन्हीं शख्सियात को से इंस्पिरेशन लेते हैं, पर आप कॉपी कैट नहीं बन सकते। जो रियल आर्टिस्ट होगा वो इंस्पिरेशन तो लेगा पर उसका अपना एक स्टाइल होगा, और जो कॉपी करेगा वो थोड़े से बाद मार्केट से गायब हो जाएगा। लेकिन आप किसको कह लीजिए अपना मेंटोर मानते आए? मैं बहुत से लोगों को मानता हूँ मेंटोर तो नहीं, मतलब मैंने किसी से बाकायदा सीखा नहीं है, लेकिन एक होता है अब्जॉर्ब करना चीज़ों को। तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। मैं आई थिंक मैं केविन ऑकविन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इसके अलावा मैं एना विंटूर से इंस्पायर्ड हूँ, मतलब उनके जो काम करने के स्टाइल और फैशन को जिस तरह वो लोग लेके चलते हैं। फिर इसी तरह टॉम फोर्ड से इंस्पायर्ड हूँ मैं, एले साहब, इस तरह बहुत सिलसिले। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। हमारे यहाँ कौन से नाम लेंगे? आई थिंक नबीला जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और जिस लेवल पे वो काम कर रही है उसमें पूरा एक विजुअल थॉट नज़र आता है, तो मैं उससे भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। इसके अलावा अब ज़िंदगी में मेरे बहुत से और लोग आए। मैंने फिर यहाँ पर डेप्लेक्स वाली मुसर्रत है, उसकी बहनों को, सबको अपने तरीके से, जिस तरह से वो बिजनेस को अंडरस्टैंड करती हैं, वो पाकिस्तान में उस तरह से कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। राइट। एज एन एंटरप्रेन्योर यकीनी तौर पे उनकी कह लीजिए जो सक्सेस नज़र आता है, इट्स अ मॉडल दैट वी सी। पर नबीला ने इस प्रोफेशन को एक आर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, और मैंने उसके मुख्तलिफ फेजेस देखे हैं। वो टाइम था जब मैं उसके लिए काम कर रहा होता था, मतलब वो मेरी फोटोग्राफी से काफ़ी इंस्पायर्ड होती थी, और उसके विजन को मैंने बहुत पकड़ा था, इसलिए कि मेरे अंदर वही चीज़ें चल रही थी। सो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसका एक लाइन थी कि लेस इज़ मोर, तो वो उसी लाइन पे चलती थी, और हमेशा से कोशिश होती थी कि मैं कम मेकअप में एक अच्छी स्टाइलिंग करके जो मॉडल है उसको इस तरह से दिखाऊं कि वो उसमें एक आर्टिस्ट का काम नजर आए। आपके घर के अंदर और क्या पहलू हैं, ये भी हम देखना चाहते हैं। अब आपको ये देखें, जो दरवाजे नजर आ रहे हैं ये कोई 2-2 साल पुराने हैं, और कोई 150 साल पुराना है। तो ये दरवाज़ा जो है ये भेरे से आया हुआ है। अब लोग जो है इन चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं, और ज़्यादा कंक्रीट की जो बिल्डिंग है उस तरफ निकल पड़े हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो सीमेंटेड कल्चर आता है। मुझे तो लग रहा है मेकअप से ज़्यादा आजकल आपका रुझान आर्किटेक्चर की तरफ है। वो बचपन से था, क्योंकि वो मुझे अपनी वालदा की तरफ से मिला था, और मेरी वालदा की आदत ये थी कि जब वो रात को सोती थी तो हम जब हम समझ वो सो गई हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते थे तो पूरे घर की सेटिंग चेंज हो जाती थी। तो वो जो शी वॉज अ वेरी चेंजहॉलिक पर्सन। सो मेरे अंदर भी वही बेचैनी आ गई। मैं हर वक्त, जब मैं कहते हैं ना, आप एक इटालियन मिथ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या चीज़ों में तो आप घर की सेटिंग चेंज करना शुरू करते हैं, तो आप एक नए इंसान बन जाते हैं। बिल्कुल। फैमिली से कैसा रिश्ता रहा है आपका हमेशा? मेरा फैमिली के साथ इतना रिश्ता नहीं रहा जितना मेरा बाहर के लोगों से रहा है, क्योंकि मैंने उन रिश्तों को ज़्यादा करीब महसूस किया है जिनको आप अपनी मर्जी से जोड़ते हैं अपने साथ। और ये चीज़ मेरे, क्योंकि फैमिली के लिए तो मैं एक लूज़र था। मतलब एक टाइम था, मैंने पढ़ना शुरू किया, ये जो एकेडमिकली के सब बच्चे से स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पर एक टाइम में मुझे फीलिंग आई कि मैं स्कूल कॉलेजेस के लिए बना ही नहीं हूँ। यही वजह है कि मैं जब FSC में था तो मैं कम से कम कुछ 6 दफ़ा फेल हुआ था। 6 दफ़ा?
और मैं बड़े फख्र से बताता हूँ, इसलिए कि फिर मैं बहुत रिबेलियस सा हो गया और मैंने सोचा कि नहीं, अब टाइम, मैंने उसको वहीं रोका, मैंने कहा नो, आई एम नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स। अब मुझे अपने तरीके से एजुकेशन लेनी है, लाइफ के मतलब लोगों के बीच में जाना है और वहाँ से मुझे एजुकेशन लेनी है। मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशन आपको लोगों से मिलती है वो किताबों से नहीं मिलती। चेंज जो आया है वो एज सच आई वुडंट कॉल इट चेंज, हमेशा से था। एक स्ट्रीक होती है ना रिलीजियस, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वी ऑल गॉट क्लोज, हम सबकी दोस्ती ही एक पॉजिटिव स्ट्रीक की वजह से हुई थी। और मेरे हिसाब से जिस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में ना देयर इज गॉड। और बस इन्होंने उसको डिस्कवर करके एक्सेप्ट कर लिया है। डिस्कवर खैर बहुत पहले कर लिया था, लेकिन एक्सेप्टेंस अब आई है, विच इज़ आई थिंक अमेजिंग और बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और आई थिंक इस नए चेंज ने, जिसको आप चेंज कहते हैं, इसने इनको और क्लोज कर दिया है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उस फैमिली के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ ये काम करते हैं। एंड वो चेंज सिर्फ इनके पर्सनल लाइफ में ही नहीं आया बल्कि इनके काम में भी आया है, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। और बहुत अरसे बाद मेरे ख्याल से मैं और खावर भाई भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए इसी की वजह से, बिकॉज पॉजिटिविटी हमेशा अपने साथ पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करती है और अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है, जो कि इवेंचुअली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खावर, वैसे जिस माहौल में आप रहते हैं, मस्त से बहुत ही पुरसकून जगह है। आपको फीलिंग होती है ऐसी? मुझे तो एटलीस्ट हो रही है। अक्सर लोगों को आके यहाँ पे होती है ऐसी फीलिंग। जो पीस है, लगता है वक्त ठहर सा गया है। बहुत बड़ी बात है ये। वक्त इसलिए ठहर गया क्योंकि मैं कहीं ठहर गया हूँ। आप पे भी ठहराव आ चुका है काफी। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपके फैशन शूट्स की, ब्राइड्स की, ट्रेंड्स की, चीजों की, जिंदगी में क्या गम मिले क्या नहीं मिले। आपने कहा कि ताल्लुक खुद से बनाए लोगों से, इंसानी ताल्लुक जो खुद से बनाते हैं आप, उसमें ज्यादा यकीन और ज्यादा आपको मजा आया। उसके अलावा आपने ये भी अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताया। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी जाती जिंदगी के बारे में। कभी तन्हाई महसूस नहीं होती? ऐसा नहीं लगता कि कोई जीवन साथी होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए? बच्चे तो खैर मैंने बहुत पाले हैं और पूरा एक समझ लें कि इस तरह जिंदगी गुजारी जैसे एक घरेलू जिंदगी नहीं होती कि आप बाहर जाके सौदा भी लेके आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, किचन में भी खाना भी बना रहे हैं। मतलब मैं खाना ही बनाता हूँ कभी कभार जब शौक चढ़ता है, और पूरे घर को सजा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हर चीज़ मैंने की है। तो तन्हाई मुझे फील नहीं होती, क्योंकि तन्हाई मैं तन्हा जरूर हूँ पर तन्हाई नहीं मेरे अंदर। तन्हा है लेकिन तन्हाई नहीं है, तो नई इक्वेशन सुनी है। क्योंकि मैं वो कहते हैं ना, आई एम अलोन बट आई एम नॉट लोनली, बिकॉज जब विजुअली आपके अंदर इतना कोई फसाद और इतने अंदर रंगीन दुनिया बसी हो और आपको पता हो कि आप रौनकी हैं, मतलब आप मुझे किसी भी जगह कहीं जंगल में छोड़ देंगे ना तो मैं वहां भी रौनक लगा लूंगा। तो आपको बेसिकली रौनकी होना चाहिए। किसी ने मोहब्बत में कभी आपका दिल तोड़ा? मोहब्बत तो होती दिल तोड़ने के लिए। यानी काफी दफा दिल टूटा? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटता, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि असल में इंसान जो है वो मुश्किल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जब ये चीज़ समझ में आती है फिर दिल नहीं टूटते। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लगता है काफी परिंदे यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, परिंदे आते हैं और मैं जब परिंदों को देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने घरों में इस तरह उनके खाने पीने का इंतजाम करें। तो मेरे घर के चारों कोनों में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। और अभी तो हम यहाँ आ गए, वरना यहाँ पे तो एक झुंड लगा होता है कबूतरों का और तरह तरह के परिंदे मैं देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं, असल जो क्रिएटर वो है।
और वो कितनी खूबसूरती से दुनिया को उतनी खूबसूरत बनाया है, और हम इंसान उसी दुनिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ चेहरे भी आप संवारते हैं, लोगों को खूबसूरत भी बनाते हैं। वो जो आपके घर का सेक्शन है जहाँ पे चेहरे संवारे जाते हैं, आइए उधर चलते हैं। जी खावर, लगता है अब तो आप काफी मसरूफ हो गए अपने काम में। बस जी, घर बार काम ये वो सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, वैसे ये बताइए, एक मॉडलिंग के लिए जब आप किसी की शक्ल देखते हैं, किसी का चेहरा देखते हैं, तो क्या खास बात आप ढूंढ रहे होते हैं उस चेहरे में? वो खास बात ऐसी होती है जो उस खास चेहरे को पता भी नहीं होता कि मैं इसके अंदर ढूंढ चुका हूँ। बेसिकली फोटोजेनिक होना, फोटोजेनिक होना। और अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं इसमें तुम्हें क्या नजर आया, तो मैं कहता हूँ अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं बताता हूँ क्या नज़र आया। फिर वो एक पूरी एक लुक हम जब क्रिएट करते हैं, पूरा उसको स्टाइलाइज करते हैं, तो उसके बाद जब एक लुक निकलती है फिर लोगों को समझ में आती है आफ्टर द फोटोग्राफी। आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन मॉडल कौन है, मेल एंड फीमेल दोनों पाकिस्तान में? वो सब जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक दो नाम लीजिए। मैंने एक चेहरा इंट्रोड्यूस करवाया था, वो काफ़ी फोटोजेनिक था। मतलब 3 दफ़ा मैं मूवी के लिए ले गया, 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ फेस। अच्छा, तो नाम तो बताइए, किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फिल्म की जो बहुत ज़्यादा हिट हुई, ट्रेंड सेटर थी, और उसको एवन स्टूडियो के मालिक हैं शहजाद गुल साहब, उन्होंने बनाई थी। उन फिल्म का नाम था तेरे प्यार में, और हीरोइन थी ज़ारा शेख। ज़ारा शेख। और मैंने ये नाम भी चेंज किया था। अक्सर ये होता है कि कोई लड़का या लड़की मुझे पसंद आता है तो उनके नाम मुझे पसंद नहीं, तो उनका नाम भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, नाम भी बदल देते हैं? नाम बदल देते हैं, और उस नाम से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी बड़ा नाम बना। फिर उसने 1 साल के सारे अवार्ड भी लिए। ओवरनाइट सेंसेशन थी वो, ओवरनाइट सेंसेशन बनी थी, और पहली दफ़ा किसी ने पर्दा स्क्रीन पे लड़की नुमा हीरोइन देखी। आपने आप यानी आप ज़ारा शेख से आपसे आपकी दोस्ती है? जी, कभी कभार मिलने आती हैं, और ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कई दफ़ा अपने उस्ताद की सुनते हैं, और जब उस्ताद की नहीं सुनते तो उस्ताद का तो काम होता है आगे निकलना, वो आगे निकल जाता है, वहाँ उसको और चेहरे मिलते जाते हैं, और इसी तरह बस ज़िंदगी चलती रहती है। मैं तो लोगों को कहता हूँ मेरे साथ चलना है तो चांद पे चलो, नहीं चलना तो रिक्शा पकड़ के वापस चले जाओ। वेल, इसी नोट पे खावर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। मज़ा तो बहुत आ रहा था, बहुत नए नए पहलू आपके नई जिंदगी के देखने को मिल रहे थे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सक्सेस आपने हासिल किया है, विश यू मोर सक्सेस। आई थिंक सक्सेस वो होती है, सक्सेस ये नहीं होती कि आपके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, लग्जरीज है। सक्सेस वो होती है जो आपके दिल के अंदर हो और आप वो चाह रहे हो, उसको आप पा लें, वही सक्सेस होती है। राइट, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क, और मैं चलती हूँ, आपसे इजाज़त दूंगी। यहाँ पे अगले हफ्ते से मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा न्यूज़ 1 TV। हरदम मन मेरे